वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका ऑलरेडी हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट के अंदर भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं पहले 3 पार्ट्स, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको इसके अलावा भी डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप उन क्वेश्चन पेपर्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी करना। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी कर्व। अब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है हमारा, उसके बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। हमसे बोला गया है डिस्टेंस फ्रॉम मीन ऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 0.75 होती है एंड जो रिजल्ट आएगा 0.55% आएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। आपको मैं क्वेश्चन में दिखा सकती हूँ कि जो हमारी मीन से लेकर +1 की जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसकी वैल्यू आपकी 0.68% होती है, लेकिन यहाँ पर आपको बोला है 0.55%। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। आपको ये चेक कैसे करना है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है मीन कोऑर्डिनेट से जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, प्लस या माइनस कहीं भी आप जा सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन तक। तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना है, 68.26% एरिया कवर करता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपका जो रिजल्ट आएगा 0.55 आएगा। तो वहाँ पर गिवन रिजल्ट रॉन्ग है। तो इसीलिए उस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका रॉन्ग हो गया। अब आपको ऐसे ही सेकंड ऑप्शन को चेक करना है। सेकंड ऑप्शन में देखिए, मीन ऑर्डिनेट से आपकी जेड की वैल्यू 1.96 तक अगर जाती है तो आपका रिजल्ट 0.95 आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका जो आंसर है वो रॉन्ग है या राइट है। इन्होंने क्या बोला है, आपको मीन ऑर्डिनेट से लेकर कहाँ तक जाना है, 1.96। अगर आप 1.96 तक जाते हो, 1.96 कहाँ आएगा आपका, 1.96 तक की वैल्यू तक जाते हो यहाँ, तो आपका कहीं ना कहीं जो वैल्यू आएगी वो 95% डाटा तो आपका क्या हो जाएगा, कवर करेगा ही ना। क्योंकि मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपकी है 95%। लेकिन अगर आप मीन से 1.96 के अप्रोक्स जाओगे तो आपकी क्या आएगी, 95% तो आएगी ना। तो इसका मतलब आपको समझ आया, आपकी जो सेकंड इक्वेशन है वो राइट गिवन है। थर्ड इक्वेशन को देखिए। थर्ड इक्वेशन में बोला है डिस्टेंस फ्रॉम मीन इन टर्म्स ऑफ प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, जो Z2 की वैल्यू है वो 0.944 है। ये वाली स्टेटमेंट भी राइट है। कैसे राइट है, मीन से आप 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को देख लीजिए, आपकी क्या है 95.45%। यही क्वेश्चन में गिवन है, तो ये भी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। अगला ऑप्शन देखिए। अगले ऑप्शन में क्या गिवन है, मीन से आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2.58 तक अगर आप जाते हो तो आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0.98 होनी चाहिए, ठीक है। आपने देखा मीन से अगर आप 2.58 तक जाते हो तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0.98। अब हम क्या करते हैं, वहाँ जाकर चेक कर लेते हैं। आपने क्या करना है, मीन से देखिए, मीन से अगर 2 पॉइंट आप कहाँ जाते हो, 2.98 तक जाते हो तो आपका आंसर 99 तो आना चाहिए। लेकिन वहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके पास 98% डाटा कवर करता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अगला ऑप्शन चेक कीजिए। अगला ऑप्शन भी आपको ऐसे ही चेक करना है। आपका डिस्टेंस फ्रॉम मीन इन टर्म्स ऑफ प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन Z+3 की जो वैल्यू है वो आपकी 0.9973। इसका मतलब मीन से आपको थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 99.73, ये आपकी
करेक्ट आंसर हो गया। तो अब आपने देखना है, बस हमसे यही तो पूछा था, आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि आपको कैसे चेक करना है। अगर आपको अभी भी समझ ना आए तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम निकालिए और अपने हाथों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर हमने देखा था हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रोंग था एंड हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है रोंग था। बाकी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर ई, बी सी ई, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द अजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इनमें से कौन सी जो है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशंस है? फर्स्ट है रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर इन पैरामीटर। ये जब हम इकोनोमेट्रिक्स में रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशंस करते हैं तो फर्स्ट अजम्पशन ये कहती है कि रिग्रेशन मॉडल क्या होने चाहिए? ब्लू होने चाहिए, बेस्ट होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए उनके पैरामीटर्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी राइट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि आपका जो मीन वैल्यू है, डिस्टर्बेंस टर्म आपकी जो यू है उसका अगर आप मीन निकालो तो आपका 0 आना चाहिए। ये रिग्रेशन मॉडल की सेकंड अजम्पशन है। थर्ड देखिए, वेरियास जो है रैंडम टर्म का इज नॉट कांस्टेंट, ये गलत हो जाएगा। वहाँ पर ये चीज़ होती है कि अगर हम वेरियांस निकालेंगे रैंडम टर्म का तो हमारा जो वेरियांस आएगा वो कांस्टेंट आएगा, उसमें चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वाली अजम्पशन तो है नहीं। फोर्थ अजम्पशन देखिए, देयर इज सीरियली ऑटो कोरिलेशन बिटवीन डिस्टर्बेंस टर्म, कि जो हमारी डिस्टर्बेंस टर्म होती है वो डिस्टर्बेंस टर्म का दूसरी डिस्टर्बेंस टर्म के साथ कहीं ना कहीं कोरिलेशन है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशन है कि देयर इज नो सीरियली ऑटो कोरिलेशन बिटवीन डिस्टर्बेंस टर्म। एंड फोर्थ देखिए, फोर्थ में बोला है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पैरामीटर एस्टिमेट। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि आपका एक इक्वेशन होती है, उसमें जितने भी पैरामीटर्स आपको एस्टिमेट करने हैं आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये बात तो सही है कि मान लो आपकी इक्वेशन है, उसमें आपने एक अल्फ़ा और एक बीटा दो पैरामीटर एस्टिमेट करने हैं, तो आपकी उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो टर्म्स हैं वो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आपको समझ आया कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर फिफ्थ आपका राइट आंसर है। ए, बी एंड ई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट ऑफ पीएम ई विद्या। पीएम ई विद्या जो है मई 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एजुकेशन सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए चलाया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। इसमें गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि कोरोना वायरस के दौरान जो एजुकेशन पूरी तरह से ठप हो चुकी थी उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑनलाइन क्या करना चाहती थी, प्रमोट करना चाहती थी। तो गवर्नमेंट ने स्कूल के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या किया, हर एक क्लास के लिए एक टीवी चैनल जो है वो शुरू किया। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने वो एरिया जो पूरी तरह से क्या होता है जहाँ इंटरनेट पॉसिबल नहीं था वहाँ पर रेडियो ब्रॉडकास्ट के माध्यम से वहाँ के लोगों को एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश की। और टॉप जो 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कहा कि ऑनलाइन जो है अपनी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनलाइन जो काम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कराए जाएं। तो हम कहेंगे वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन ये एक प्रोग्राम गवर्नमेंट का पीएम ई विद्या था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के बारे में कोई बात इसमें नहीं कही गई थी, तो इसीलिए ये तो हो जाएगा रॉन्ग। अभी मैंने आपको बताया 1 क्लास 1 टीवी चैनल, हर एक क्लास का कंटेंट टीवी चैनल्स पर चलाया जाएगा, ये बात पीएम ई विद्या में बोली गई थी। सेकंड है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए रेडियो का, कम्युनिटी रेडियो का, ब्रॉडकास्ट का, क्योंकि जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है वहाँ के गांव के बच्चों को भी आपको एजुकेशन से जोड़ना पड़ेगा। एंड फोर्थ देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कि आईसीटी में लोगों को इम्प्रूव किया जाएगा, ये वाला बात इसमें बोली गई थी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, सी, डी एंड ई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अल्टरनेटिव एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कि किस किसने इंडिया में पॉवर्टी का एस्टिमेट किया है। सबसे पहली बात करें दांडेकर एंड रथ ने, इन्होंने 1971 के अंदर फर्स्ट एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से पॉवर्टी का एस्टिमेट किया। अगर हम ओपी चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने इकोनॉमी में ब्लैक मनी जो होती है उसका एस्टिमेट किया था। अगर हम सीपीडी ओझा एस्टिमेट की बात करें तो इन्होंने भी क्या किया था, 1960 के अंदर, 1960 से 61 के अंदर पॉवर्टी का एस्टिमेट किया था पर कैपिटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के हिसाब से और मंथली पर कैपिटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के हिसाब से। बीएस मिन्हास जो थे फाइनेंस जो हमारा कमीशन था वो इसके मेंबर थे और 1974 में इन्होंने भी पॉवर्टी के एस्टिमेशन में काम किया था। और डीके रंगेकर एस्टिमेट, ये जो पर्सन थे इन्होंने भी ब्लैक मनी पर काम किया था। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर ई आर नॉट करेक्ट, बाकी सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि दांडेकर एंड रथ, पीडी ओझा एस्टिमेट, बीएस मिन्हास एस्टिमेट, ये सब पॉवर्टी के एस्टिमेट थे। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी एंड डी आर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आर करेक्ट फॉर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, जो सरकार जब किसी भी सेक्टर में आती है तो उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर हम इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से समझें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको कहता है टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सरकार अपनी कंपनीज खोलती है तो उसका यही पर्पस होता है कि कहीं ना कहीं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। सेकंड है रीजनल ग्रोथ, कि हर एक कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं बैलेंस ग्रोथ नहीं हो पाती क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वहाँ ग्रो करना पसंद करता है जहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है। तो जो पब्लिक सेक्टर होता है वो हमेशा प्रमोट करने की कोशिश करता है कि जो रीजनल ग्रोथ है, क्षेत्रीय जो ग्रोथ है वो भी क्या रहे, बैलेंस रहे। एंड टू प्रमोट एग्रीकल्चर, कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर का काम क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का मतलब एक तरह से सरकार ही हो जाएगी, तो वो एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करेगी, वो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी प्रमोट करेगी, वो आपके बैंकिंग सेक्टर को भी प्रमोट करेगी। तो ये तो जनरल बेसिक क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपको गिवन क्वेश्चन में सारे ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर अ गुड टैक्स सिस्टम। एक अच्छा टैक्स सिस्टम में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। पहला देखिए रिवेन्यू यील्ड शुड बी एडुकेट, कि जो सरकार को राजस्व मिलता है वो एक प्रॉपर होना चाहिए, ये बात सही है। टैक्स गवर्नमेंट तभी तो लगाती है कि उसको अपनी इनकम का सोर्स चाहिए, तो रिवेन्यू उसकी एक यील्ड, अच्छी यील्ड होनी चाहिए, ये बात सही है। सेकंड देखिए टैक्स सिस्टम शुड बी डिफरेंट इनकम ग्रुप ऑफ पीपल पे टैक्स इक्वली, ये बात गलत है कि डिफरेंट इनकम ग्रुप के पीपल हैं उनसे आप टैक्स सेम ही ले रहे हो। जैसे एक बंदा 5,000 कमाता है उससे भी वो टैक्स, एक बंदा 5 लाख कमाता है उससे भी वही टैक्स, तो ये तो बात गलत हुई ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन को देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस कॉस्ट ऑफ टैक्स शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल, कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है, उसका प्रशासन देखना है, कर की संरचना को देखना है, तो वहाँ पर जो आपकी कॉस्ट आ रही है गवर्नमेंट की वो मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। अगर सरकार का खर्च ज़्यादा आएगा टैक्स कलेक्शन में तो सरकार को फ़ायदा कहाँ से हुआ। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। टैक्स सिस्टम शुड नॉट बी परमिट स्कोप फॉर टैक्स लीकेज एंड टैक्स इवेजन। टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कोई भी बंदा टैक्स चोरी करने से, मतलब चोरी कर ना पाए, या टैक्स को विड्रॉ कर लेते हैं ना कुछ लोग, ठीक है, टैक्स की चोरी ना कर पाए, ये बात भी सही है। टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि टैक्स का इविजन ना हो, चोरी ना कर पाए या देने से ना बच सके, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। एंड आप फिफ्थ जो स्टेटमेंट है, फिफ्थ स्टेटमेंट में बोला गया है टैक्स शुड बी चूजन टू मैक्सिमाइज इंटरफेरेंस विद मार्केट एफिशिएंसी, ये बात गलत है क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है, एक मार्केट है जो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है, अगर आपका टैक्स सिस्टम ऐसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को बार बार इंटरफेरेंस करना पड़ रहा है तो इससे उसकी एफिशिएंसी पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया आपका रॉन्ग। तो क्वेश्चन के अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी
एंड ऑप्शन नंबर ई ये तो हो गया इनकरेक्ट। बाकी ऑप्शन नंबर ए सी डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, फिजिकल फेडरल ट्रांसफर स्टेट आर रिक्वायर्ड मेनली, कि जो सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, फेडरल संघीय सरकार होती है, वो स्टेट को बहुत से ट्रांसफर देती है। ट्रांसफर्स कह सकते हैं जैसे ग्रांट्स देना, लोन्स देना, तो वो मेनली क्यों देती है, टू ऑफसेट अनइक्वल असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि वो इसलिए ट्रांसफर्स देती हैं कि जो अनइक्वल रिसोर्सेज है, मान लो किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी में कम है, ठीक है, कोई स्टेट ऐसा है जहाँ पर सेंटर की जो स्कीम है ज़्यादा बेनिफिट देती है, स्टेट की कम देती है, तो ये वाला जो इम्बैलेंस है इसको पूरा करने के लिए, इसको बैलेंस में लाने के लिए फिजिकल ट्रांसफ़र की ज़रूरत है स्टेट गवर्नमेंट को। ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड देखिए, टू करेक्ट स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ पब्लिक गुड्स। स्पिल ओवर इफेक्ट होता है कि जब किसी चीज़ का सबको फ़ायदा मिले, तो यहाँ पर कि जो स्पिल ओवर इफेक्ट पब्लिक गुड का ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट कोई पब्लिक गुड प्रोवाइड कर रही है, उसका कुछ ही लोग फ़ायदा उठा ले। तो यहाँ पर ये बोला है कि इसीलिए भी स्टेट को पैसे की ज़रूरत होती है, फिजिकल ट्रांसफ़र की ज़रूरत होती है, कि गवर्नमेंट जो भी पब्लिक गुड प्रोवाइड करे कि उसका सब लोगों को स्पिल ओवर इफेक्ट मिले, मतलब हर एक पर्सन को उसका बेनिफिट हो। तो ये बात भी सही है। टू एड्रेस हॉरिजॉन्टल फिजिकल इम्बैलेंस, जो तरह तरह के जो फिजिकल इम्बैलेंस होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है ट्रांसफ़र देती है। और कहीं ना कहीं इसका मोटिव ये भी होता है कि जो लोकल बॉडीज़ होती है, जो पंचायत होती है या जितनी भी लोकल बॉडीज़ काम करती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, उनको बहुत सी फैसिलिटीज़ मिले, उनको भी रिसोर्सेज मिले काम करने के लिए, इसीलिए भी संघ की सरकार राज्य सरकारों को पैसे देती है। अगला है फॉर ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ टैक्स सिस्टम, कि जो टैक्स है वो भी एफिशिएंटली वर्क करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत से टैक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कलेक्ट करती है और स्टेट में बांट देती है, तो वो इसलिए भी करती है कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी है टैक्स सिस्टम में वो क्या रहे, बनी रहे। तो यहाँ पर ये जनरल बेसिक क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का, तो आप नहीं कह सकते इसको, ये मिक्सअप क्वेश्चन था। तो यहाँ पर दी गई सभी स्टेटमेंट में बोली गई बातें बिल्कुल सही हैं, तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 फॉर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी टू क्योर द डिफ्लेशन। मंदी की स्थिति है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे अपनाए। वो मंदी में क्या है, गवर्नमेंट को लोगों के हाथ में कैसा, लोगों को किस तरीके से पैसा पहुंचाना है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि किसी भी तरीके से लोगों के हाथ में क्या पहुंचाए, पैसा पहुंचाए। मनी सप्लाई को गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी, तभी जो है मंदी की स्थिति से उभरा जा सकता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। अब आप ऑप्शंस को पढ़िए कि सेंट्रल बैंक अगर बाय कर लेती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, या कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक। अगर केंद्र सरकार क्या करे, अगर केंद्र सरकार हमारी क्या करे, गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं वो बैंक से और आम जनता से खरीद लेगी। जब केंद्र सरकार ऐसा करेगी तो ऐसे में क्या होगा, केंद्र सरकार आम जनता तक पैसा पहुंचा रही है, तो मंदी की जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। तो गिवन फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल राइट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेंट्रल बैंक क्या कर दे, रेट को हाई कर दे, बैंक रेट को, ये गलत है, क्योंकि अगर बैंक रेट को हाई कर दिया जाता है तो इससे क्या होगा, लोन जो दिया जा रहा है वो महंगा हो जाएगा, पहले ही मंदी है, लोग और लोन नहीं ले पाएंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, सेंट्रल बैंक में इंक्रीज कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, हर एक बैंक को एक लिमिटेड अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास एक परसेंटेज में जमा कराना पड़ता है। तो अगर कैश रिजर्व रेशो बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को जो बैंक्स हैं उनको ज़्यादा पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना पड़ेगा, लोन उतना ही महंगा हो जाएगा। लोन तो पहले महंगा अगर हो गया तो लोग पहले ही मंदी की स्थिति है, उनके पास पहले ही पैसा नहीं है, उनके तक लोन नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ पर कैश रिजर्व रेशो को बढ़ाना भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, अगर सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशो घटा देती है तो लोन लोगों को आसानी से मिल जाएगा, ये बात बिल्कुल सही रहेगी।
फिफ्थ देखिए, सेंट्रल बैंक अगर बैंक रेट को भी कम कर देती है तो लोगों को कम ब्याज की दर पर लोन मिल जाएंगे और मंदी की स्थिति से वो निकल जाएगी। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए सी एंड ई राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ आप जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ट्रेजरी बिल जो होता है वो क्या होता है। अगर हम इस क्वेश्चन को तभी सोल्व कर सकेंगे, पहले हमें ट्रेजरी बिल पता होना चाहिए। तो पहले मैंने आपके लिए इसका एक आंसर जो है वो क्या किया है, ऐड किया हुआ है। सबसे पहली बात करें, ट्रेजरी बिल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, शॉर्ट रन में अल्पकाल में बोरोइंग लेती है पब्लिक से। ये इशू कौन करता है, ट्रेजरी बिल। ये ट्रेजरी बिल जो होते हैं शॉर्ट रन बोरोइंग होती है गवर्नमेंट की, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, इशू करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, आम पब्लिक को ट्रेजरी बिल इशू करती है और उनसे पैसा लोन पे उधार लेती है और इनका जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है 1 साल से कम होता है। और ये क्या होते हैं, मनी मार्केट जो होती है, हमारी 2 मार्केट होती हैं, एक मनी मार्केट होती है, एक कैपिटल मार्केट होती है। तो ये किसका इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें टी बिल का क्या यूज़ होते हैं, तो इन्हें गवर्नमेंट यूज़ करती है। शॉर्ट रन में उसको पैसे की ज़रूरत होती है तो लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए टी बिल का यूज़ करती है गवर्नमेंट। और इसमें क्या होता है, ट्रेजरी जो बिल होते हैं इसमें क्या यील्ड होगी वो पहले से ही फिक्स होती है। यील्ड होता है इनकम क्या होगी पब्लिक को जो कि ट्रेजरी बिल को खरीद रही है। और इसमें किसी तरह का रिस्क जो होता है वो नहीं होता। और कई बार क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इनको इशू करता है, किसके बिहाफ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। और सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी होती है कि इनको डिस्काउंट पर इश्यू होता है, लेकिन पार वैल्यू पर ये जो है वो क्या होती है, रिडीम की जाती है। डिस्काउंट पर इशू होने का मतलब है कोई शेयर अगर मान लो कोई बिल 100 रुपये का है तो उसको 98 रुपीज़ का इशू कर दिया जाता है। तो उस टाइम पब्लिक से 98 रुपीज़ लिए जाएंगे, लेकिन एक साल के बाद जब इनका मैच्योरिटी टाइम पीरियड आएगा तब जो है उस पब्लिक को 100 रुपीज़ के हिसाब से पैसे की पेमेंट की जाएगी। तो ट्रेजरी बिल की सबसे अच्छी बात ये होती है डिस्काउंट पर इशू होती है और पार वैल्यू पर इसको रिडीम किया जाता है और इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता। अब आपको मैंने करैक्टरिस्टिक्स बता दी, अब आपके लिए वो क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। सबसे पहली बात, फर्स्ट जो करैक्टरिस्टिक्स है कि दे आर इशू एट डिस्काउंट एंड प्रीपे एट पार मैच्योरिटी। अभी आपको बताया कि डिस्काउंट पर इशू होंगी और आपको क्या करना है, मैच्योरिटी पर इनको पे करना है। एंड अभी आपको बताया दे हैव नो डिफॉल्ट रिस्क, इनमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता। इनमें आपको कितनी इनकम मिलेगी ये पहले से श्योर होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर राइट आंसर आपका ए सी एंड डी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, अब आपको एक मैथमेटिकल क्वेश्चन बोला है। यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं कि अगर एक इवेंट ए है, अगर ए इवेंट हो रहा है तो ए इवेंट के होने से बी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और बी के होने से ए पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो इंडिपेंडेंट इवेंट है इनमें से कौन कौन से हैं। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको बी गिवन है, आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर थर्ड की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई में है और एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी भी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाली जो है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में भी क्या है आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट्स को शो कर रहे हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी
राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स को सोल्व करके दिखाऊंगी तो एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको अभी भी नहीं पता समझ आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दूंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है हेरोडोमर मॉडल ने जो ग्रोथ है किन ग्रोथ की बात की है। फर्स्ट है नेचुरल ग्रोथ, डिजायर्ड ग्रोथ, वारंटेड ग्रोथ, पॉसिबल ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। हेरोडोमर का जब हम मॉडल पढ़ते हैं वहाँ पर हम नेचुरल ग्रोथ की बात करते हैं, वारंटेड ग्रोथ रेट की बात करते हैं और एक और ग्रोथ रेट की बात करते हैं जिसको हम एक्चुअल ग्रोथ रेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एंड सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ एक्चुअल ग्रोथ नहीं गिवन है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। अल्पाधिकार के बारे में क्या बात बिल्कुल सही है। द डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट इज इनडिटर्मिनेंट। कि जो डिमांड कर्व होते हैं ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में आप उनका सही से डिटरमाइन नहीं कर पाते, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट में इंटरडिपेंडेंसी होती है। एक का डिसीजन दूसरे को इफेक्ट करता है, दूसरे का फर्स्ट वाले को करता है। तो इस वजह से वहाँ पर आप क्या नहीं कर सकते, आप सही तरीके से डिमांड को एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली 2 सेलर। वहाँ पर क्या सिर्फ 2 ही सेलर होने की पॉसिबिलिटी है, ओनली 2 तो नहीं होता, 2 की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट राइट हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखो कि ओनली टू नहीं होता, कि ओलिगोपोली डिओपोली के केस में होता है आपका। डिओपोली जो मार्केट होती है, डिओपोली मार्केट में आपको देखने को मिलता है कि 2 ही केस होते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं 2 सेलर भी पाए जा सकते हैं ओलिगोपोली में, ऐसा नहीं है कि 2 नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम इसको राइट ही कंसीडर करके चलेंगे। अगला पॉइंट देखिए, द प्रोडक्ट में बी होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड। ओलिगोपोली मार्केट में आपको प्रोडक्ट होमोजीनियस भी देखने को मिल सकता है और डिफरेंशिएटेड भी देखने को मिल सकता है। एंड देयर इज फ्री एंट्री और एग्जिट इन अ मार्केट। नहीं, आप आसानी से एग्जिट तो कर सकते हो मार्केट से, लेकिन आप एंट्री में आपके बहुत से बैरियर्स होंगे ही होंगे। एंड देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। बहुत ज़्यादा आपको एडवर्टाइज पर खर्च करना पड़ता है। तो ये बात सही है। आपने देखा होगा जो कार होती हैं, कार की जो मार्केट होती है ओलिगोपोली का एग्जाम्पल होती है, वहाँ पर कितनी सारी एड्स उन कंपनीज को करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए बी सी एंड ई। ए बी सी एंड ई ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स confirm to the population projection for India based on Census 2011 as carried out by technical group of population projection under the agency of National Commission on Population। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये 2-3 एजेंसीज के नाम दे दिए कि इस एजेंसीज के अंदर 2011 का जो सेंसेक्स हुआ उस सेंसेक्स के हिसाब से क्या क्या जो स्टेटमेंट है वो जो है करेक्ट है। हमसे सिर्फ ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन इन ऑल स्टेट ड्यूरिंग 2011 से 2035। अभी इस वाले क्वेश्चन में या तो आपको डाटा पता हो या आप बेसिक सेंस का यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अब मान लो हम ये सोचते हैं कि हमें इसका डाटा इतना नहीं पता, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, जो बच्चे मरते हैं, शिशु जो मरते हैं, वो जो है 2011 से 2035 तक उम्मीद है कि वो डिक्लाइन करेगा उनका रेट। ये बात सही है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमी में बहुत सी ग्रोथ हो चुकी होंगी और ये चीज़ें पॉसिबिलिटी होगी कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, जो बच्चे मर रहे हैं, वो क्या करेंगे, डिक्लाइन करेंगे। तो हम अपनी जनरल नॉलेज के हिसाब से इसको राइट करेंगे। अगला देखिए, एवरेज एज ऑफ इंडिया एक्सपेक्टेड टू बी हायर इन 2036 कंपेयर टू 2011। कि 2011 के कंपैरिजन में 2036 में एक्सपेक्टेड ईयर एक बंदा कितने साल जिएगा वो बढ़ेगा। ये हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं 2011 से 2036 तक हमने हेल्थ सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट किया है और हम करते भी रहेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर लोगों की एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ एज लिविंग बढ़ेगी। तो उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन पॉइंट को भी टिक करेंगे। अगला पॉइंट देखिए,
क्रूड बर्थ रेट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन फर्टिलिटी रेट। अभी हमने जितने भी डाटा नॉर्मल पढ़े हैं तो हमने देखा है कि क्रूड बर्थ रेट जो है इंडिया का, अब फर्टिलिटी रेट जो है पहले हमारा 2.1 था, अब 2.0 हुआ है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, तो उस हिसाब से हमने कहा कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन आप देखिए, अगले ऑप्शन को आप पढ़िए। एज पर प्रोजेक्टेड सेक्स रेशियो पॉपुलेशन 2036 इज एक्सपेक्टेड टू मोर फीमेल कंपेयर टू पॉपुलेशन 2011। ये हमने एक्सपेक्ट किया है कि 2011 से कंपैरिजन में जब हम 2036 के अंदर आएंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन में फीमेल का रेशो बढ़ेगा। ये बात 2011 में भी बोली गई थी कि फीमेल का रेशो कुछ स्टेट में बहुत कम है, उसको इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोग्राम भी चलाए, ठीक है। तो 2036 में उम्मीद है ना कि वो बढ़ेगा, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या हो गई, आपकी राइट हो गई। तो इस हिसाब से कई बार हमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी पता होती है, उससे भी हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो 62 क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, A, B एंड E आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर